नो स्टूडेंट्स, सर। सर इवनिंग चैप्टर रिलेटेड तो कोई डाउट्स नहीं थे सर, लेकिन जो आपने वो करेंसी का थोड़ा सा जो समझाया था am I सर। audible to all of you? यस सर, यू आर यस सर। ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल। सर हम्म। चलो तो स्टार्ट करें फिर चैप्टर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो कल कहाँ पे थे अपन लोग? सर हमने प्रोलेटारियनाइजेशन जो था वो लास्ट टॉपिक पढ़ा था। Just a second, let me see. सर इसके नीचे न्यू वर्ड था, वहां को खत्म कर दिया था। यस सर। वॉल स्ट्रीट के नीचे वाला ये वाला पैराग्राफ कर दिया था, ये पॉलिटिकली वाला रह गया था। यस ये सर। पूरा हो गया था। Yes, sir. मॉन्यूमेंटेशन बच रहा था। सर ये पॉलिटिकल वाला रह गया था। पॉलिटिकली वेमर रिपब्लिक जो Yes, लिखा है ना sir. यहाँ पर। यस सर। अच्छा, तो ये लोपामुद्रा के नाम से कौन अकाउंट है? ये भैया बच्चा कौन है? सर मैं हूँ सर, कृष्णा सर, दूसरी आईडी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर मैं आई पढ़ूं? ठीक है। ये वंशिका तिवारी बच्चा कौन है? यस सर। बेटा पढ़ा है आपने पहले? यस सर। सर नो। नहीं पढ़ा ना? नो सर ठीक नहीं है, पढ़ा चलो पहले। पढ़ो। ठीक है, तो तुमको बोल रहे हैं कि पढ़ो। Okay, sir. So politically too, the Weimar Republic was a fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party near impossible task, leading to a rule by coalitions. Another defect was Article 48, which gave the president the power to impose emergency, suspend civil rights, and rule by decree. Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on the average 239 days and a liberal use of Article 48. Yet the crisis could not be managed. People lost confidence and in democratic parliamentary system which seemed to be offered no solution. Sir, done. हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ना बच्चों, जब हम देख रहे थे तो ये बहुत अपना एक्चुअली में बहुत इन्फेंट एज में था, बहुत फ्रेजाइल था, ज्यादा उतना एक्सपेंड नहीं हुआ था। इसकी जो डेमोक्रेसी ना रूट्स तक नहीं पहुंची थी। डेमोक्रेसी का साथ एक इशू क्या है कि बाकी सारे जो रूलिंग कहना चाहिए प्रोसेसेस हैं, जैसे वो डिक्टेटरशिप हो गया या मोनार्क हो गया, तो ये एकदम से सामने खुल के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिक्टेटर बन गया तो जो भी रूल्स अप्लाई करना चाहेगा वो तुरंत से नेक्स्ट डे से सामने से वो दिखा देगा और बाकी लोगों को उसको मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि डेमोक्रेसी ना इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 10-15-20 साल लगते हैं थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग शुरुआत में। हमारा इंडिया ही देखो, वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन लाइक ऑन 15th of August in 1947, और तब से लगभग आप इतने साल हो गए हैं, ठीक है, 70 साल के आसपास, 70 साल से ऊपर ही हो गए इनफैक्ट। ठीक है, तो तभी भी हम लोग सभी लोग अच्छे से डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक का मीनिंग नहीं समझ पाए हैं, राइट? यस सर। जबकि हमारे सिलेबस में अब ये दिया गया है चीजें। सोचो कि जो 8th 9th 10th क्लासेस के सिलेबस में डेमोक्रेसी पढ़ाई जा रही है, पढ़ी है ना आप लोगों ने? पढ़ी होगी। यस सर। करप्शन है सर, करप्शन के कारण नहीं हो पा रही सर, वरना रूट्स तक पहुंच जानी चाहिए सर डेमोक्रेसी। नहीं देखो बेटा, अभी हम रीजन पे नहीं आएंगे, क्या रीजन है, फिलहाल हम ये समझ रहे कि है। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम टू जस्ट रन स्मूथली। और यहाँ पर कुछ समय हुआ था, कुछ ही साल हुए थे, 2-4 साल ही हुए थे। ऊपर से एक और प्रॉब्लम थी उसमें कि आर्टिकल 48 था, जो कि वहां का जो हेड था, जो वहां का प्रेसिडेंट था, उसको ये अथॉरिटी दे देता था कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था
लोगों के जो राइट्स है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, यस सर, सर इंडिया में भी Yes, लगी sir. थी वैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी। वहाँ पर उनको सर आवाज नहीं सर आ रही। आपकी आवाज नहीं Sir, आवाज you कट are रही है। not audible. उनको सस्पेंड कर दे सर आपकी वॉइस कट रही डिग्री है, सर समझ नहीं आ के पा Sir, रहा। your voice is वो breaking. रूल करने लगता। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, सर बीच में पूरी आवाज कट गई सर, समझ नहीं आया सर क्या बोला आपने। am I not audible? Just a moment. सर वॉइस इज ब्रेकिंग। तो फिर से समझा दीजिए। Am I audible now, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible Yes, now? sir. यस सर। Yes, sir. Alright. So we were on this. ये समझते हैं कि हमने क्या किया कि हम जब ये समझ रहे थे कि वहां पर डेमोक्रेसी का डिपेंड नहीं हुआ था, एक तो दूसरा एक और चीज थी कि उसमें आर्टिकल 48 था, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता था कि वो प्रेसिडेंट को एक ऐसी पावर दे देता था जिसके थ्रू वो कभी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा के इमरजेंसी लगा सकता थे। और इमरजेंसी के साथ क्या होता था कि जो हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जैसे हमारे इंडिया में जैसे राइट टू एजुकेशन, Yes, sir. राइट टू वोट, राइट टू यस सर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट। रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कंट्रोल रेमेडीज, हाँ राइट टू। हाँ हाँ, समझ गए सब लोग समझ गए। तो वो वाले राइट्स उन सबको कभी भी वो सस्पेंड कर सकता था। और साथ में वो जो अपना डिक्री है, मतलब जो उसका अपना स्पेशल जो पावर्स है, उसके थ्रू वो रूल करना शुरू कर देता था। अब हुआ क्या था कि ज्यादातर जो कैबिनेट्स थे जो वहां के, वो बार बार बदल रहे थे, ठीक है। और लगभग 250 दिनों के आसपास, 200-250 दिनों में वो हर बार एक नया कोई लीडर बन के आ जाता था, नई कैबिनेट आ जाती, नई कोई मंत्री उनके आ जाते थे, ठीक है। और हम बहुत बार वो आर्टिकल 48 का यूज हुआ। लोग बात परेशान हो गए कि यार जब ये इमरजेंसी ही लगानी है, किसी एक बिना किसी नियम कानून के कभी भी किसी आदमी को उठा के जेल में डाल देना है, तो फिर वही बुरा था क्या जो पहले था हमारे पास? अंतर ही क्या हुआ डेमोक्रेसी? सर एक डाउट है, सर पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सर जैसे इनके यहाँ आर्टिकल 48 था सर, जो इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट होती थी सर, प्रेसिडेंट्स रूल सारे फंडामेंटल राइट्स छिन जाते थे सर, ऐसा भी इंडिया में हुआ था सर, ये प्राइम मिनिस्टर ने कराया था सर। ये कौन सा आर्टिकल कहता है सर इंडिया में? देखो बेटा, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में कराया था ना, यस सर, वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कराया था वो सर। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो, सुनो मैंने पहले सुनो, वो देखा जाए तो कराया तो प्रेसिडेंट के थ्रू ही गया था। हालांकि ऐसा कहते हैं कि हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है। अब इंडिया में जो आर्टिकल जो सर इमरजेंसी वाला आर्टिकल, वही बता रहा हूँ। तो इमरजेंसी में क्या होता है कि इमरजेंसी ना इंडिया में 3 तरह से डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। यस सर, सब पढ़ा मैंने। हाँ, अब बेसिकली सिर्फ एक ही आर्टिकल नहीं है, 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 325 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ठीक है। सर ये किस चीज का दिया? सर डेफिनेशन भी बता दीजिए सर, कौन कौन सी सिचुएशन बता रहा हूँ। देखो, आर्टिकल 358 352 जो होता है, वो नेशनल इमरजेंसी तब करी जा सकती है डिक्लेयर, जब यहाँ या तो बाहर से कोई एक्सटर्नल वो आ रहा हो, क्या नाम है, कोई वॉर का सिचुएशन आ गया हो, ठीक है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर जैसे चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर है ये कि वो आर्टिकल 352 लगा करके और स्टेट में इमरजेंसी वो कर दे, वो जो हमारी लोकसभा है उसको सस्पेंड कर दे और सारे राइट्स खत्म कर दे और नई ये हो जाए, ठीक है।
ओके एक सर, आर्टिकल मतलब 356 है। यस सर। उसमें क्या होता है कि जब कोई जो गवर्नमेंट है स्टेट की, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है ना, वो उनको फुलफिल नहीं कर पाती है, ओके सर। तब वो स्टेट में इमरजेंसी लगा करके उस सरकार को हटा सकते हैं। ठीक है। सर मतलब और 356 तो सर 360 जो है, ठीक है, सर मतलब 356 जो होती है सर, वो सिर्फ स्टेट में बोलो ना। आती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती सारे राइट्स। का मेरा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। ठीक है। ओके सर। सर सर ये मतलब ऐसे बड़ी वाली कैसे, या पर छोटी सर वाली? सर अभी आपने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर पा रही, सर ऐसे कैसे? बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर देखा हर है जब स्टेट में डिफरेंट इलेक्शन है। होते हैं, इलेक्शन यस होते सर। हैं तो टोटल सीट का 50% प्लस 1 सीट का रिक्वायरमेंट होता है मेजोरिटी के लिए, राइट? यस सर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में अगर 100 सीट्स हैं तो 50 प्लस 1 सीट की चाहिएगा। ठीक है। यस सर। Yes, sir. पर अगर 50 प्लस 1 सीट्स नहीं आई हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जिसके पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, मान लीजिए किसी पार्टी के पास 47 सीट्स आ गई, ठीक है, तो वहां यस के सर। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति, यानी स्टेट के गवर्नर, अगर स्टेट इलेक्शन में ऐसा हुआ है तो गवर्नर, और अगर सेंटर के इलेक्शन में ऐसा हुआ है तो प्रेसिडेंट, अगर वो क्या करेंगे कि वो ऐसे हर समय इमरजेंसी रूल को ना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, डेमोक्रेसी के लिए इमरजेंसी को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, तो क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको वो इनवाइट करेंगे कि आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए, और बाकी के जो 4-5 आपको एमपी चाहिए या एमएलए चाहिए, वो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करिए, आप चाहिए तो किसी और पार्टी से मिलकर समझौता करिए, ठीक है, ऑन एनी ग्राउंड जिन पे भी आपको लगता है, वो आप उनसे अपना समर्थन लीजिए, आप चाहिए, और फिर उसके बाद जाकर के आप सरकार अच्छे से बनाइए। ठीक है। और उसके लिए वो टाइम देते हैं कि आपको 5 दिन का टाइम देंगे, 10 दिन का टाइम देंगे, 1 महीने का टाइम देंगे, 10 दिन का टाइम देंगे, 6 महीने का टाइम दे सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो अभी क्या, मान लीजिए अब आपके पास, उन्होंने आपकी गवर्नमेंट तो बनवा दी, एक एक बहुत हमारे अच्छे पुराने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप जानते होंगे शायद, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। Yes, sir. यस सर। यस सर। सर उन्होंने जानते हैं? Yes, sir. उन्होंने इस तरह से 13 दिन की सरकार बनाई थी। यस सर। उसमें क्या हुआ था, उन्हें हाईएस्ट सीट्स मिली थी, तो उस समय जो अपने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया, उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा जी शायद, और उन्होंने उन्हें इनवाइट किया और कहा कि आप आइए और पार्टी फॉर्म की अपनी सरकार बनाइए, गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बाकी सीट्स के लिए उन्होंने कहा कि आप बाद में लोगों से ले लीजिएगा, समर्थन ले लीजिए इधर उधर पार्टी से, और फिर उसको कंटिन्यू करते रहिएगा, आप सरकार में शपथ ले लीजिए, आप अपना ओथ वगैरह ले लीजिए। तो उन्होंने सरकार बना दी, 13 दिन का उन्हें समय मिला, 2 हफ्ते का, पर उस बीच में वो अपनी सरकार को एस्टेब्लिश, अपनी वोट्स नहीं दिखा पाए प्रेसिडेंट को, और उन्हें मजबूरी में उस सरकार गिर गई। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर 2-3 बार ऐसा हो जाए कि किसी की पार्टी के पास उतनी सीट्स नहीं आ रही हैं कि जिससे वो सरकार पार्टी बना सके, ठीक है, तो क्या करेंगे कि गवर्नर्स रूल तुरंत लग जाता है, या प्रेसिडेंट रूल तुरंत लग जाता है स्टेट में या फिर सेंटर में। और उसका क्या होता है सर, कब तक? क्या बेटा? सर कब 6 तक महीने के लगेगा? लिए, अगले इलेक्शन? मैक्सिमम 6 महीने के लिए। ओके सर, फिर 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शन हो? नहीं, ऐसा होता है कि एक बार 6 महीने के लिए लग गया, उसे एक बार और बढ़ाया भी जा सकता है। अगर मान लीजिए इलेक्शन के चांसेस नहीं बन पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें एक बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ओके सर। लेकिन सर मैक्सिमम मतलब सर 1 टाइम 6 मंथ के लिए हो गया, एक बार और 6 मंथ के लिए बढ़ सकता है। ठीक है। यस सर। तो मतलब हाँ, लेकिन वो जो मैक्सिमम है, उसके बाद फिर दोबारा नहीं Yes, बढ़ता, फिर इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। ओके सर। सर मतलब 256 ये कहता है कि सर इलेक्शन से रिलेटेड होता है, 256 वोट बेटा, से related। 356। Yes, sir. सर कौन सा? 356. ओके सर, 350।
ठीक है, और उसके सर बाद एक अगर होता है प्रेसिडेंट 360। रूल यस सर। सर अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगे सर तो सर वापस इलेक्शन हो सकते हैं हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सर सकता है। कि पहले कोई 2-3 बार गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया तो सर प्रेसिडेंट रूल लगाने की जगह वापस इलेक्शन हो। देखो ऐसा होता है बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 400 सीट्स लानी थी, ठीक है, और किसी के पास 400 नहीं आई, सबके पास 100 आई 400 में से, ठीक है, समझ रहे हो? 4 पार्टीज है फॉर एग्जांपल और 400 सीट्स हैं टोटल, आपको कितनी लानी है? 200+1, यस सर। राइट? यस सर। लेकिन आपके पास 100 आई, आपकी दूसरी पार्टी के पास भी 100 आई, सबके पास 100 आई, और कोई भी मिलकर के आपस में सरकार नहीं बनाना चाहता है फॉर एग्जांपल, राइट? क्योंकि यस हमें सर। कम से कम 3 पार्टी चाहिएंगी भाई, 100 से 2 हो गई, तो कितनी बनी हमारे पास? 200 बनी ना। यस सर। तो हमको चाहिए कितनी? 200+1। यस तो सर। हमें तीसरी पार्टी का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, पर मान लीजिए कोई तीसरी पार्टी नहीं आना चाहती है, ठीक है, पार्टी सपोर्ट में, तो क्या करेंगे? एक बार वो उसके लिए बोलेंगे कि भैया कोई अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, 2 महीने 4 महीने जब तक वो चाहेंगे इमरजेंसी रखेंगे, और मैक्सिमम 6 महीने। फिर 6 महीने बाद अगर उनको लगेगा कि अब इलेक्शन कराया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन में खर्चा भी तो होता है ना बेटा, वो सब खर्चा कहाँ Yes, से sir. आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो आता है। यस सर। तो उनको लगेगा कि अब दोबारा से इलेक्शन करा सकते हैं, तो दोबारा इलेक्शन करा देते हैं, ठीक है। इसी बीच में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी किसी जगह पर, किसी सीट पर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ऐसा होता है ना। यस सर। तो बाई जैसे वहाँ पे बाई इलेक्शन इलेक्शन होते हैं। बाई इलेक्शन होते हैं वहां पर, जैसे बाई इलेक्शन। या फिर कोई कोई मेंबर जो होता है वो अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो सीट का जो इलेक्शन होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, तो वहां पर दोबारा ऐसे इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन में अगर कोई इधर उधर जीत गया तो इमरजेंसी रूल खत्म हो जाएगा, तुरंत के तुरंत वहां पे सरकार बन जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक उसे खींचा ही जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम इज 6 मंथ, और उसे एक बार और रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। समझ आ गया। नेक्स्ट एक और तरीका है बेटा 360, आर्टिकल नंबर 360। उसके थ्रू क्या होता है कि जब भी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी कंट्री की, और पैसे नहीं रहेंगे सरकार के पास कि वो देश चला सके, तो ऐसे में प्रेसिडेंट रूल लगा करके प्रधानमंत्री सरकार को डिसॉल्व कर देते हैं, गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के चीजों को अपने हिसाब से चला सकते हैं। बट अगेन वही 6 मंथ के लिए ही कर सकते हैं ऐसा, उसे एक बार 6 मंथ। मतलब 6th मंथ, जिससे वो थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बंद कर सके। हाँ, स्टेबिलिटी आ जाए थोड़ी बहुत। तो सर Yes, एक sir. साल और के सर मतलब 6 मैक्सिमम मंथ 1 साल सर। हाँ मैक्सिमम वही, मैक्सिमम तो 6 महीने है, फिर उसे एक बार रिन्यू करके, हाँ तो वो सर मतलब मैं फिर रिन्यू करेंगे उसके बाद मैक्सिमम 1 साल सर मतलब। हाँ हाँ, सर 6 मंथ में अगर स्टेबल नहीं हुए तो तो एक बार उसे रिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब एक मैक्सिमम बार जितना कर भी सकते हो हो सकता है renew। वो 1 ईयर हो सकता हाँ, है। हाँ। तो मतलब ये सर 360 और सर 356 जो होता है वो 1 ईयर सब तक में मैक्सिमम बेटा, सब में प्रेसिडेंट रूल ओके सर। या सर 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये ना डेमोक्रेसी के लिए ये सब चीजें खतरा मानी जाती हैं। दीज आर नॉट गुड सर 1 साइन। ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ बेटा, सर 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं बेटा नहीं। तो फिर डेमोक्रेसी नहीं मानते ना सर, जैसे परवेज मुशर्रफ वाला केस था। नहीं, कुछ देखो सुनो, पता है क्या होता है, कभी भी ना किसी भी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी अगर है उस कंट्री में, किसी भी कंट्री में अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो दे आर नॉट सपोज टू कैरी फॉरवर्ड दिस इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। वो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका घर है, तो आप कितने दिन के लिए इमरजेंसी सिचुएशन अपने घर में रखना चाहेंगे? आप चाहेंगे ना कि इस इमरजेंसी से बाहर निकल के आ जाए, चीजें सही हो जाए, ताकि पड़ोस में जो अलग दूसरे लोग हैं, और हमारे घर के जो और पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोग को ये ना लगे कि हम लोग एकदम बेकार हो गए, राइट। आप एक अच्छा अपना वो बना के रखना चाहते हैं ना, प्रेस्टीज, मोहल्ले में अपने या फिर अपने कॉलोनी में। यस सर। राइट। तो ऐसे ही कंट्री भी होता है, वो चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है या वर्ल्ड बैंक है, ये जितने भी होते हैं ना, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देता है ना, कि वो सोचते हैं कि भाई ये तो इमरजेंसी लग रही है इनके यहाँ, ये लोग तो किसी काम के हैं नहीं, तो इनको क्या लोन्स देना या इनको क्या सपोर्ट करना, ये तो बेकार हो गया, कंट्री खराब होने वाला है, बेकार होने वाला है। आप देख रहे हो ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से
कि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर ज्यादा समय तक इमरजेंसी रूल रहे, ठीक है। इसीलिए वो भले ही उन्हें बाई इलेक्शन कराने पड़े या फिर इलेक्शन प्रॉपर इलेक्शन करवाने पड़े, ठीक है, वो कुछ भी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो इमरजेंसी से बाहर आना चाहेंगे एज सुन एज पॉसिबल। इसीलिए इंडिया में भी जो इमरजेंसी लगी है वो ज्यादा समय के लिए नहीं लगी थी, ठीक है। और वो एक काला दिन माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी के। हाँ जी बेटा। सर बाई इलेक्शन का मतलब? वो सर एक ब्लैक पेज माना जाता है। बाई इलेक्शन होता है बेटा किसी एक या दो सीटों पर, या मिनिमम जितनी सीट पे, मान लीजिए एक तो होता है पूरे इंडिया में इलेक्शन होता है या पूरे एक स्टेट में इलेक्शन होता है, ठीक है। बाई इलेक्शन होता है किसी भी एक दो सीटों पर, 4 सीटों पर। ओके सर। ठीक है, वो सब पे नहीं कराएंगे जिसपे जरूरत है। फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी एमपी की डेथ हो गई है या एमएलए की डेथ हो गई है, या फिर उन्होंने पार्टी बदल के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो सीट के इलेक्शन जो होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इस तरह से चीजें होती है, तो वहां पर बाई इलेक्शन करवाया जाता है। ओके सर, ठीक है सर। आगे बढ़े। ओके सर, मतलब तीनों में भी सर 1 ईयर ही ले सकते हो। दो पार्टियों को उन्होंने एक अलग अलग ने। क्या बेटा? सर पर अगर 1 साल से ज्यादा हो तो सर वो डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता ना, उसमें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट करना पड़ता है ना सर, तभी हाँ, तो होगा। वो तो देखो ऐसा होता है, प्रेसिडेंट्स के हाथ में ये पावर है कि प्रेसिडेंट रूल में आप कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को खत्म कर करके, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप खत्म कर पाएंगे, तो फंडामेंटल राइट्स में से एक है। तो वोटिंग राइट भी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो जब वोटिंग राइट ही नहीं है, इलेक्शन ही नहीं है, तो हम इलेक्शन करेंगे कैसे, कॉन्टेस्ट कैसे होगा, राइट। आगे बढ़े, अब चैप्टर पे आ जाए फटाफट सर। इसलिए सर इंडिया का जो इमरजेंसी पीरियड है सो डार्क फेज भी कहते थे लोग डेमोक्रेसी। हाँ बिल्कुल, वो काला दिन कहलाता है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में, जब इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था। चलिए आगे पढ़ेंगे, हिटलर्स राइज टू पावर। जैद पढ़ो। अच्छा रुको सर पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? सर अनम। अनम, हाँ अनम, ठीक है अनम बोलो, पढ़ो। Hitler rise to power. The crisis in the economy, politics, and society formed the background to Hitler's rise to. बेटा आपके पीछे से बहुत साउंड आ रहा है, बाकी लोग अपना म्यूट कर लो। सब म्यूटेड है। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, become a control and earned medals for bravery. The German defeat. सर ये क्या है? Horrified है ये? Horrified him and the merciless territory made him furious. In 1990, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and हेलो सर, म्यूट कर दिया किसी ने। किसी ने वेट नहीं करा, वो अपना आप हुई है। organization and remained it to the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nizam Party. निजाम पार्टी नहीं बेटा, नाजी पार्टी। हाँ सॉरी सर, नाजी पार्टी। निजाम पार्टी वहां कहाँ गई? सही है वही है चलिए, जो आपने हमें पहले बताया था कि सर बर्थ ऑफ हिटलर, ये हमने एज इट इज पढ़ा है। हमारा जो
जो हमारी तरफ से पैकेज आपको मिला हुआ है, ये उसमें भी लिखा हुआ था, याद है? यस सर। यस सर। और यस मैंने सर, भी बताया था, 1990 में उन्होंने ज्वाइन मैंने बताया किया, था फिर कि धीरे धीरे रीनेम कर दिया उसका नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स और फिर नाजी पार्टी। हाँ, उसमें एक दो चीजें छोटी छोटी याद रखेंगे कि इसका जब ये पैदा हुआ है तो कहाँ पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड वॉर वन, हाँ, ऑस्ट्रिया में हुआ था, जर्मनी में नहीं हुआ था, ठीक है? ये सब ध्यान रखेंगे, यस सर। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज एक और कि जब ये वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुआ तो इसने आर्मी ज्वाइन किया, राइट? यस और सर। आर्मी में इसने क्या काम किया? ही यूज्ड टू वर्क एज अ मैसेंजर, नॉट एज अ सोल्जर, ये याद यस रखेंगे, सर। ठीक है? ही वॉज नॉट अ पर्सन हु यूज्ड टू फायर गन्स एंड एवरीथिंग। वो क्या काम करता था? वो मैसेंजर का काम करता था, यस सर। ठीक है? राइट। और तीसरी चीज लास्ट में इसमें ध्यान करेंगे कि जब ये हार गया और जर्मनी हार गया तो फिर क्या हुआ? वो बड़ा बहुत गुस्सा में आया, उसे बहुत टेंशन हो गई, वो बड़ा परेशान हो गया और वर्साइल्स की ट्रीटी ने तो उसे एकदम से तोड़ दिया। उसने कहा यार ये क्या ड्रामा हो गया, ये कैसे हो गया, मेरा कंट्री तो बेकार हो गया, ये वो सब सोचने लगा बहुत ज्यादा, राइट? तो उसने क्या किया? एक स्मॉल ग्रुप था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसने उसे ज्वाइन किया और बाद में धीरे धीरे उसको उसने टेक ओवर कर लिया और उसका नाम चेंज करके कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाजी पार्टी कहने लगे, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। चलो कृष्णा पढ़ो। मैं पढ़ूं? यस सर। इन कृष्णा, यस सर। सर स्टार्ट करूं? In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria. सर ये क्या है? Bavaria. Bavaria marched to Berlin and captured power. He failed, was arrested, tried for treason, and later released. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement, as we have seen. After 1929, banks collapsed and businesses shut down. Workers lost their jobs, and the middle class was threatened with the distinction in such a situation. Destitution. Okay, sir. Destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. In 1928, the Nazis then 2.6% vote in the Reichstag. The German Reichstag. The German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. अच्छा, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? Yes, sir. क्या हुआ कि उसने कंट्रोल लेने की कोशिश की वहां पर, लेकिन उन लोग को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिला, उल्टे बल्कि उसको अरेस्ट कर लिया गया और ट्रीजन के लिए उसे ट्रायल पे भेजा गया कि इसने गद्दारी करी है, लेकिन हालांकि उसको रिलीज कर दिया गया बाद में। और उसने कोई बहुत अच्छा उन्होंने काम नहीं किया वहां पर। जब इलेक्शन हुए तो दे ओनली गॉट अराउंड लाइक 2-3% ऑफ वोट्स, राइट? पर बाद में क्या हुआ, व्हेन द डिप्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गई जर्मनी की, बिजनेस खत्म हो गए, लोगों ने अपने अपने शॉप्स बंद कर दिए, शेयर मार्केट क्रैश कर गया, बैंक्स बंद हो गए, तो क्या हुआ कि लोगों का विश्वास उस डेमोक्रेसी से हट गया,
ठीक है। यस तो सर, और दोबारा फिर हिटलर आया। आई तो और फिर नाजी पार्टी पे आ गया। नाजी पार्टी became the largest party with around 37% or more vote, right? तो उसमें क्या Yes, हुआ कि sir. जब उनके पास सबसे Yes, ज्यादा sir. पावर आ गई तो उन्होंने फिर वो वहां पर पार्टी फॉर्म करने का पूरा गवर्नमेंट फॉर्म करने का Yes, एक पूरा sir. प्रोसेस शुरू यस कर सर, दिया। आपने शेयर मार्केट से पहले सर समझाया था। ये मैंने समझाया भी था पहले भी कल ना। सर यहाँ पर सर Yes, डेस्टिट्यूशन sir. का क्या मीनिंग है? सर डेस्टिट्यूशन का मीनिंग। हाँ बेटा, सर यहाँ पर सर डेस्टिट्यूशन का क्या मीनिंग हाँ है? ये डेस्टिट्यूशन बोलिए बेटा कि बर्बादी। ओके सर। सर हॉरिफाइड मींस क्या होता है? हॉरिफाइड माने डर जाना बेटा। हॉरर होता है ना, हॉरर, हॉरर समझते हैं ना, हॉरर मूवीज होती हैं, यस सर, डरावनी डर मूवीज, गए, हॉरिफाइड। तो उसी से लिया हुआ, ये उसी से इंस्पायर्ड वर्ड है, उसी से डेराइव्ड है, हॉरर से हॉरिफाइड। ओके सर। ठीक है सर हॉरर वर्ड डिराइव्ड है या हॉरिफाइड? बेटा एक बात बता, वर्ब से डिराइव होगा कि कैसे डिराइव होगा, तू खुद ही सोचना। यस सर, वर्ब से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेगा कौन, बच्चा पढ़ेगा? जैद। यस सर। जैद पढ़ो बेटा। Hitler was a powerful speaker. His passion and his word moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign compromises against Germany. Hitler devised a new style of politics. बेटा He रुक जा, पहले से तो समझ लो। ठीक है, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी बताया था सबको, याद है कि उसने क्या स्पीकर Yes, sir, he was a powerful speaker. Yes, if you want to become a successful leader, you must first be the powerful speaker. You can motivate people, right? Yes, sir. और मैंने एग्जांपल भी दिए थे, आप लोगों ने भी एग्जांपल सुने थे उसमें बहुत सारे। एक परवेज मुशर्रफ का एग्जांपल आया था आपकी तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी। एक मैंने एग्जांपल दिया था नरेंद्र मोदी जी का। यस सर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होंगी बेटा, है ना? तो ये चीज समझ में आना चाहिए। पावर में थे। यस सर, ये आया इसलिए पावर में था सर, जो डील हुई थी सर जर्मनी में World War I में, इसकी सीज कर ली थी कई देशों ने। यूएस के जो प्रेसिडेंट हुए हैं, मैंने बताया था शायद उस समय, इस बार मैं दूसरे प्रेसिडेंट का नाम लूंगा। आपने नाम सुना होगा, बैरक ओबामा। यस सर, बराक ओबामा। Yes, sir. ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। यस सर। यस सर। और सबसे बड़ी चीज उनके साथ ही वाज अ वेरी गुड स्पीकर, और उन्होंने एक स्लोगन दिया, चेंज इज गुड। और वो चेंज क्या था? वो लिबरलाइजेशन का चेंज था, वो चेंज था डेमोक्रेसी का चेंज। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर ये कि व्हाइट जो लोग हैं वो भी ब्लैक्स को एज अ हेड चुन सकते हैं, और वो ये चाहते थे कि ब्लैक्स भी ये माने कि ब्लैक और व्हाइट अब सब इक्वल है, राइट? यस सर। सर वहाँ पे बहुत ज्यादा कैंपेन होते थे। यस सर, ब्लैक्स और व्हाइट्स के ऊपर। जो आइडियोलॉजी थी ना कि जिस स्टेट में जाए या जिस कंट्री में जाए उसी की भाषा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये बराक ओबामा की मतलब बोलने वाली जो स्ट्रैटेजी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। सर कॉन्स्पिरेसीज का मतलब क्या है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है बेटा षड्यंत्र। यस सर। जाल बिछाते हैं ना लोगों को, एक दूसरे के खिलाफ चीजें वो करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब इसने क्या किया कि इसने लोगों से वादे किए कि भाई, अब जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है ना, जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो वादे करते हैं कि हम आपको जॉब लगवा देंगे, हम कंट्री को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे एंड ऑल। तो इस तरह के इसने भी काफी सारे वादे किए कि मैं ट्रीटी के साथ जो भी डिग्निटी हम लोग की गई है और हम लोग को बहुत नीचा देखना पड़ा है, मैं उसे वापस लेके आऊंगा, और ये जो ट्रीटी है इसको खत्म करके मैं एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा देश में, देश का जो सर है वो गर्व से ऊंचा कर दूंगा, मैं किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यूथ के लिए उसने बहुत वो वादे किए कि मैं आपको एक अच्छा फ्यूचर दूंगा, राइट? तो इस तरह के सारे उसने वादे किए।
सर एक्चुअली जर्मन के लिए सर जो ज्यू नहीं थे सर उनके लिए तो सब बिल्कुल सारे वादे सही हुए ना। तो जो जर्मनिज्म सोच रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि हाँ सिर्फ हम ही लोग अच्छे हैं, आयरन रेस जो हम हैं, हम सुपर वो लोग हैं, कहना चाहिए बेस्ट लोग हैं ह्यूमन रेस के, उनके लिए तो वो सोच वही है ना बेटा। तो उनके लिए अच्छा और बुरा क्या, सोच तो वही है, राइट? यस सर। चलिए मानस, मानस Yes, sir. पढ़ो बेटा। Okay, sir. Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in the mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate their support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banners with swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of a spectacle of power. अब हिटलर ने नई तरह की पॉलिटिक्स को डेवलप किया है ना। उसने अलग तरह की एक मास मोबिलाइजेशन की बात की, उसने अलग तरह की रिचुअल्स की बात की, ठीक है। अच्छा, नाजीज ने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई ताकि ये दिखा सके कि हिटलर को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और लोगों को ये दिख सके कि भाई कितनी यूनिटी है इन लोग के अंदर, राइट? यस सर। ये सब बाहर इंप्रेशन भी थोड़ी जाना चाहिए कि ये सब अलग अलग रह रहे हैं। अगर इंप्रेशन डालना है तो सर लाइव शोज करने पड़ेंगे जिनमें सब यूनाइट होकर चले। वेरी गुड। तो अच्छा, उसने फिर क्या किया, अपने जो पार्टी के बैनर्स है, रेड कलर के बैनर जिसपे स्वास्तिक था, नाजी सैल्यूट एक स्टाइल था जिसपे वो नाजी सब लोग एक तरह से सैल्यूट करते थे, ठीक है। और वो राउंड ऑफ अप्लॉज जो स्पीच होता था उसके बाद वो काफी जोर से तालियां बजाते थे। तो एक एक सेंस ऑफ यूनिटी वो दिखाना चाहते थे, एक सेंस ऑफ पावर दिखाना चाहते थे, जिससे पूरे दुनिया में लोगों को या बाकी लोगों को ये पता चले कि ये लोग कितने पावरफुल हैं, राइट? यस सर। यस सर, यूनिटी से तो पता चलेगा कितने पावरफुल है और कितना वो। मानस आगे पढ़ दो, मानस इसी को पढ़ दो और आगे। Yes, sir. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. ये मैंने उस दिन भी बताया था कि हिटलर को उन लोगों ने एज अ मसीहा, एज अ सेवियर, उन लोगों ने एज अ सुपर हीरो इमेजिन किया था। और वो चाहते थे कि वो सोचते थे कि हिटलर एक ऐसा बंदा है जो उनकी प्रॉब्लम से, जिस परेशानी में वो और उनका परिवार है या उनका पूरा कंट्री जिस बचाएगा, हाँ वो उससे बचा लेगा हमें, ठीक है। और वो एक ऐसी इमेज लेकर के आया था कि लोगों के दिमाग में एक सेंस ऑफ डिग्निटी या फिर एक सेंस ऑफ प्राइड जो था वो डेवलप कर दिया उसने। उसने कहा कि यानी यही बंदा है जो हमको या हमारे कंट्री को बेटर कर सकता है, ठीक है। चलिए अब सौभाग्य। यस सर। बेटा पढ़ो एक बार ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। The destruction of democracy. On 30th January 1933, the President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position of the cabinet of ministers, to Hitler. By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic like freedom of speech, press, and assembly that had been done by the Weimar Republic. Then he turned on his archenemies and communists. Most of were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. The repression of communists was severe. Out of the surviving 6,808 arrests filed, a small city of half a million population, 1,440 were those. सर वॉइस बहुत धीरे आ रही है। हाँ बेटा आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है और सब ब्रेक भी हो रहा है।
Okay, sir. थोड़ा लाउडली बोलो। Okay, sir. Sir, अब आ रही है सही? अभी बेटर है, हाँ। They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established रुक dictatorship. जा बाबू, रुक जा, पहले यहाँ तक तो देख लो। 30 जनवरी 1933 को जो वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, हिंडनबर्ग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब तुम इतने पावरफुल हो तो एक काम करो, आप यहाँ पर चांसलर की पोजीशन ले लो, ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पोजीशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऐसे, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है आप बन जाइए भैया, आप आइए। हिटलर ने क्या किया, हिटलर जैसे ही पावर में आया, उसने सबसे पहले डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए एक अपना शुरुआत करी, ठीक है। उसने एक पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में एक थोड़ी सी आग लग गई वहां पर, ठीक है, और उसने आड़ बना करके उसने कहना चाहिए उसके पीछे छुप के उसने एक पूरा वहां पर गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था उसी को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। फायर डिक्री उसने शुरू किया। फायर डिक्री मैंने आपको पढ़ाया भी है, एक ऐसा नियम था आग लगने के बाद जो उन्होंने बनाया, जो कि 28 फरवरी 1933 को उसने सिविल जो राइट्स थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रेस हो गया, असेंबली जिसमें ज्यादा लोग जुड़ जाए, ठीक है, जिसमें वो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया था वो सब उसने विड्रॉ कर दिया, बल्कि रिवोक कर दिया, एक तरीके से सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, बाद में उसने अपने जो अपने बेसिक एनिमीज थे, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, ठीक है, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, हाँ सोशलिस्ट हो गए, और एक और थे, बताओ कौन से? सर कैथोलिक्स, और डेमोक्रेट्स। शाबाश, डेमोक्रेट्स, हाँ डेमोक्रेट। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को उसने कब्जा करना, उनको पकड़ के जेल में डाल देना, उनके ऊपर केस कर देना, ये सब चीजें शुरू करी, ठीक है। बाद में उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में डालने लोग शुरू कर दिया, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। यस सर, ठीक है। आगे कम्युनिस्ट के ऊपर काफी ज्यादा सीवियर रिप्रेशन किया गया, उनके ऊपर बहुत सारे बैन्स लगाए गए, उनकी हालत बहुत खराब कर दी गई, ठीक है। सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डैशेल्डोर्फ, ठीक है। ये बेसिकली जगह है जहां पर लगभग आधी मिलियन के आसपास, यानी लगभग 50 लाख लोग रहते, ठीक है। उसमें से 6-7 हजार लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। सर 5 लाख नहीं, 5 लाख सर, 5 मिलियन 5 लाख, मिलियन 10 लाख के बराबर। यस सर, मिलियन में 10 लाख होता है, 5 मिलियन 5 लाख, सॉरी, हाँ ठीक, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 5 लाख, यस। तो 5 लाख लोगों में से 6-7 हजार लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया। उसमें से लगभग 1500 यानी 14,400 तो सिर्फ कम्युनिस्ट थे, ठीक है। यस सर, मतलब उन्हें डेमोक्रेसी लाने के लिए सर उन्हें सजा दे रहे थे इतने टाइम तक। हाँ, कि जो डेमोक्रेसी की तरफ से जो डेमोक्रेसी की बात करते थे उनको उठा के जेल में डाल रहे थे। और सर जो कोशिश भी कर रहे थे उन्हें भी कुछ चल रहे थे, उनकी कोशिश। जो नहीं भी कर रहे थे बेटा, उन्हें भी कर रहे थे। ओके सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पार्टी में सिर्फ नाम लिखाए हुए होते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं है। यस सर, उन्हें भी पकड़ के जेल में डाल दिया। बस अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम कहीं से भी कम्युनिस्ट हो, अंदर से सर यहाँ पर जेल में डाल देंगे। क्या बेटा? सर यहाँ पर सर डिसमेंटल का मतलब, सर डिसमेंटल करना मतलब खराब करना, खत्म करना। ओके सर फ्री डिक्री के बाद तो सर पावर तो सर वो प्रेसिडेंट के पास चली गई होगी, तो सर फिर उसने इनेबलिंग एक्ट कैसे पास किया? सर जब उस फ्री डिग्री हुआ था सर, फायर डिग्री, तो सर सारी पावर तो प्रेसिडेंट के पास चली गई होगी, तो सर उसने प्रेसिडेंट ने चांसलर बना दिया था ना सर। उसके बाद उसके पास फिर एनेबलिंग एक्ट कैसे पास किया सर उसने? मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि हर जगह का जो इमरजेंसी है वो एक तरीके का नहीं है। पहली चीज तो आप ये समझो। दूसरी चीज, जब उसने डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया तो डेमोक्रेटिकली तरीके से जितने भी जो पद थे, जितने भी वो कहना चाहिए डेजिग्नेशंस थे, वो सब खत्म हो जाएंगे ना।
नहीं सर, पहले तो उसके पास पावर थी ना सर, फिर इसने इनेबलिंग एक्ट कैसे पास कर दिया? किसके लिए कह रहे हो? सर जैसे फायर डिग्री आया तो सर सारी पावर तो प्रेसिडेंट के पास चली गई, तो सर फिर इसने इनेबलिंग एक्ट कैसे पास कर दिया जिससे वो डिक्टेटर बना था? सर प्रेसिडेंट ने खुद ही उसे चांसलर बना दिया सर। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ तुमको। होता क्या था, जब फायर डिग्री आया, ठीक है, तो फायर डिग्री का मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट खत्म हो गई है, ठीक है। उसने ये किया था कि उसने जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था कि जो इलेक्शन अब होगा वो नहीं होगा आपसे, ये नहीं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वो उसने अपने आप को एज अ हेड ऑफ द स्टेट उसने बोल दिया था कि आई एम द हेड ऑफ द स्टेट, अब जो मैं बोलूंगा वही होगा, ठीक है। ही डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स अबाउट इलेक्शन और एनीथिंग, ठीक है। ओके सर, मतलब इलेक्शन बिल्कुल ही खत्म कर दिए थे। हाँ 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 हाँ, मतलब डेमोक्रेसी की बेसिक बेसिक जो भी चीजें होती है वो सब खत्म कर दी। ओके सर फिर बोला तो पता कैसे चला कि ये डिक्टेटरशिप? सब बाद में नाम दिया ना डिक्टेटरशिप। तो उसने खुद ने शुरू किया ना, जब उसने इनेबलिंग एक्ट शुरू किया उसने खुद से ही कहा। सर फर्स्ट डिक्टेटर है ना ये? कहाँ का? जर्मनी का? सर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, इससे पहले तो इससे पहले बहुत है सर। नहीं सर मतलब ऐसे इलेक्ट होके आए हो। एक इलेक्ट होकर भी देखो नेपोलियन कैसे आया था। सर नेपोलियन सर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी सर उसका फायदा उठा के वो आया था। तो उसने पब्लिक को अपने प्रति मोटिवेट ही तो किया उसने भी। यस सर उसे भी मॉडरेटर ऑफ यूरोप माना जाता था। पावरफुल स्पीकर था। वो तो सारे जितने भी ये डिक्टेटर रहे हैं ना वो सब पावरफुल रहे हैं स्पीकर। मतलब बेसिकली आप तभी तो जब आप अच्छा बोलोगे तभी तो पब्लिक को अपनी तरफ वो आकर्षित कर पाओगे कि मुझे वोट दो। सर कैंप जो होते हैं उनमें भी इनके स्लोगन लिखे आते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अर्नव। यस सर, आई एम हियर। अर्नव, गो अहेड, रीड दिस पैरा। सर इस पैराग्राफ में लास्ट लाइन का मतलब क्या था? कहाँ पे? They were, however, वर्ड लाइन। They were, however, only one among, ये कौन बच्चा है, एक बार नाम बताओ मेरे को। सर लव्य। अच्छा लव्य, हाँ ठीक है। देखो they were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country। मतलब ये जो कम्युनिस्ट थे ना, ये उन 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स में से थे जिनको मारा गया था नाजीज के द्वारा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या बेटा? सर आ रही है। वो 52 टाइप्स के जो अलग अलग, मतलब उन लोगों ने एक ही सिर्फ कम्युनिस्ट के ऊपर ही ऐसा काम नहीं किया था, इतना मारा पीटा नहीं था, वो और लोगों को भी कर रहे थे। और ऐसे लगभग 52 टाइप्स के और भी थे जिन्हें उन्होंने मारा था पूरी कंट्री में। ये सर ज्यूज, बिल्कुल ज्यूज हो गए, हिप्सीज हो गए, ब्लैक्स हो गए, हिप्पीज हो गए, इतने सारे थे, ठीक है। ओके सर, यस सर। चलो पढ़ो बेटा फिर। सर यूएस में तो सर आज भी ब्लैक के ऊपर करा जाता है ना बेटा। अब देख तू ऐसे लंबी कहानी बताएगा तो बहुत लंबी तक होती जाएगी। फिलहाल चैप्टर फिनिश कर लो। यूएस में नहीं बेटा, बस देखा जाए तो हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है। इंडिया में भी अभी तक, राइट। कुछ लोग तो खराब हर जगह होते हैं ना, वो यूएस हो या फिर यूके हो या फिर इंडिया हो या जापान हो, उससे क्या फर्क थोड़ी पड़ता है। कुछ लोग खराब तो सब जगह होते हैं ना। यस सर। सर रीड करूं? हाँ बच्चा पढ़ो। On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army, and judiciary. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included Gestapo, that is secret state police, the SS, that is the protection squads, the criminal police, and the security service, that is SD.
It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will, or arrested without any legal procedures. The police forces acquired powers to rule with impunity. तो कौन बताएगा बच्चों इसके बारे में? ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। कौन बताएगा? मनोज बताओगे? सर अर्नब। यस सर, मैं बताऊं? चलो अर्नब बताओ। बताओ अर्नब। यस सर, यस सर। सर हिटलर जब चांसलर बन गया था उसके बाद से उसने उसका पूरा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था सर उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया था और उसने अपने आप को डिक्टेटर बना लिया था। और सर उसी का जो उसी में एक जो कॉन्सिक्वेंस आता है वो ये इनेबलिंग एक्ट का आता है जिसे उसने 3 मार्च 1933 में पास किया था। और इससे उसने सारी जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी वो अपने अंडर ले ली थी और सारे जितने भी नाजीज और उसके एफिलिएट्स को छोड़ के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको बैन कर दिया था। और इसके बाद जो जर्मन स्टेट का जितना भी मेन चीज़ें थी जैसे जुडिशरी, आर्मी या फिर उसकी मीडिया, इकोनॉमी, सेंसरशिप, ये सब इस सब पर अब उसका कंट्रोल था। उसके बाद सर उसने डिक्टेटरशिप में जो एग्जिस्टिंग पुलिस थी उसके अलावा उसने अपनी एक सीक्रेट पुलिस भी रख ली थी जो कि इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो भी अपराइजिंग्स हो रही हैं उनको सीक्रेट। नाम बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। यस सर, जो सीक्रेट पुलिस है ना उसका नाम सर, गेस्टापो। उसमें सबसे ड्रेडेस्ट जो थे सर वो गेस्टापो ही थे ना सर, क्योंकि इनके टॉर्चर चैम्बर्स में सर बहुत ही मतलब बुरा हाल कर देते थे लोगों का। और इसके अलावा सर द एसएस, एसडी और क्रिमिनल पुलिस यानी सर प्रोटेक्शन स्क्वाड, सिक्योरिटी सर्विस और क्रिमिनल पुलिस, ये भी एक्स्ट्रा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलिस मतलब डिफरेंट फोर्सेस थे जो कि नाजी स्टेट को और पावरफुल बनाते हैं और उसको एक क्रिमिनल स्टेट बना देते हैं। और गेस्टापो के टॉर्चर चैम्बर्स में अब बिना किसी ट्रीजन या मतलब बिना किसी कोर्ट मुकदमे के जो ट्रायल यस सर बिना किसी ट्रायल के उसके कंसंट्रेशन कैंप्स में जितने भी नाजीज अपने अपोजिट मतलब इनके विरुद्ध जिन्हें समझते हैं सर उनको ये अरेस्ट करके और इन्हें जो एंटी नाजीज थे उन सबको वो उठा करके चैम्बर में भेज सकते हैं। सर एक डाउट है सर वो पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो बेटा। सर आपने कहा था सर ये बहुत अच्छे ओरेटर और सर बहुत अच्छे स्पीकर है तो सही उसी के कारण ये इलेक्ट हुए थे। सर ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट नहीं हुए थे सर? अभी इसमें बताया कि प्रेसिडेंट की सारी पावर अपने अंडर ले ली थी और सीक्रेट पुलिस, तो ये पहले से प्रेसिडेंट नहीं था क्या? बेटा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको क्या बनाया था? चांसलर। जर्मनी में सुनो ध्यान से, जर्मनी में कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, चांसलर होता है। ठीक है सर, फ्यूरर। जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट है तो प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट थे तो प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन थे? चांसलर। यस जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। ओके सर। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जगह चांसलर बोलते हैं। समझो वो एक तरीके प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, ओके सर। चांसलर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, चांसलर इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जर्मनी में अब भी चांसलर ही बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। यस सर, कंटिन्यू करो। बच्चा पारस। यस सर। पारस पढ़ा है अभी आपने अभी तक? आज सर आज नहीं सर, 2-3 डेज पहले पढ़ा था। चलो पढ़ो तो। Reconstruction. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hermann Schubert, who aimed to full production or full employment through a state-funded work creation program. This project produced the famous German
superhighways, and the people's car, Volkswagen. In foreign policy, also Hitler acquired quick success. He pulled out the League of Nations in 1933, reoccupied the Hinterland in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire, and One Leader." He then went to the West German-speaking Sudetenland from सर ये क्या लिखा है? And कहाँ पर बेटा? Czechoslovakia, ठीक है. And gobbled up the entire country in all of एक कंट्री है. Yes sir, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है जो बाद में अभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया. यस सर, चेक रिपब्लिक. In all of Yes, this, sir. he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. This quick success at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. So, last paragraph. बेटा चल पढ़ दे. Hitler do not stop here. Scavert had advised Hitler against investing heavily in rearmament as the state still ran on the deficient financing. Cautions people, however, had no place in Nazi Germany. Scavert had to leave Hitler choose war as the way out of the approaching economic crisis. Resources were to be accumulated through expansion of territory. In September 1939, Germany invaded Poland. They started war with France and England. In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy, and Japan. Strengthened Hitler claimed to international power. Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. अब ये हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, ये भी सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है. उसने क्या किया, सबसे पहले इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक इकोनॉमिस्ट थे उसके, उसने क्या किया कि उसने कहा कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जितने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे उतने ही ज्यादा हमारा फंड जो है वो क्रिएट होगा. राइट. उसने कहा कि ज्यादा लोग को हम अपने यहाँ सैलरी पे रखेंगे तो उनको सैलरी देंगे हम, पहली चीज. तो दूसरी चीज ये कि हम उससे प्रोडक्शन कमाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करवाएंगे अपना, और प्रोडक्शन हम बाहर बेचेंगे, बाहर भेजेंगे तो वो बिकेगा, तो उससे पैसा आएगा, तो उससे हम लोगों की सैलरी दे देंगे. ठीक है. अब उनके पास वो सैलरी आएगी तो उनके पास परचेजिंग पावर भी तो आएगी. राइट. परचेजिंग पावर आएगी तो वो क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, पैसे देंगे, सामान खरीदेंगे. और जब वो पैसे दे करके सामान खरीदेंगे बेटा, तो क्या होगा, वो पैसे पे वो टैक्स देंगे. वो टैक्स क्या होगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, तो गवर्नमेंट के पास कैपिटल गेन होगा. ठीक है. तो उसने वहां पर पीपल्स कार के नाम से वॉक्सवैगन का इनॉग्रेशन किया और चीजें शुरुआत की, जो आज भी हमारे यहाँ इंडिया में भी चल रही है वॉक्सवैगन, अगर आपको पता हो तो. यस सर. ठीक है. वॉक्सवैगन की बहुत सारी गाड़ियां हैं, वेंटो हो गई, पोलो हो गई, यस सर, कई सारी है, एमयू हो गई. ठीक है. चलिए, फिर क्या हुआ, फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर ने बहुत ज्यादा सक्सेस उसे मिली थी. उसने क्या किया कि भाई अब तक सबसे पहले तो उसने एक तो लीग ऑफ नेशंस, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाए ना, वैसे ही लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. हालांकि इसका दुनिया में शांति फैला देंगे, लेकिन उन लोगों ने वो ऐसा करा नहीं. वो क्योंकि इट वाज हेडेड बाय दीज कंट्रीज. उसके हेड जो थे वो कंट्री के कौन थे, यूएस और इस तरह के कंट्रीज का उसके ऊपर भाई होता है ना, किसी की भाई कोई होता है तो उसका बाकी के इलाके में अपना दबदबा होता है ना, दबंग होता है. तो यूएस का दबदबा था, वो दबंग था वहां पर.
यूएस ने एक अपना बंदा वहां बिठा रखा था लीग ऑफ नेशंस में। तो उसने क्या किया, बाकी कंट्रीज के फायदे की, भाई जो जिस पार्टी में वो था उस पार्टी को बेनिफिट होगा ना, तो जर्मनी के ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए वेस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन का जो बेसिक एजेंडा था ना कि वो सब में शांति फैलाना चाहते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाया, वो सर्व नहीं कर पाए, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया। तो सबसे पहले इसने अपने आप को वहां से पुल आउट किया, उसने कहा कि भाई हमको चाहिए ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है। और बाकी फिर उसने रेनलैंड पे दोबारा से कब्जा कर लिया 1936 में, ठीक है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था बेटा, यस सर, उसको इसने मर्ज कर लिया जर्मनी में, और काफी बड़ा एरिया उसने एक्वायर कर लिया, अंडर ले लिया। हाँ, और उसने यही पे तुम्हें स्लोगन पता दिया, था, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर 1 नेशन। सर यहीं पे तो फंसा था सर, रशिया पे भी अटैक कर दिया था। हाँ, अब तुम एक बात याद रखो कि यहां से तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जहां ये पैदा हुआ था, किस कंट्री में पैदा हुआ था? तो ऑस्ट्रिया, उसको ऑस्ट्रिया 1889 याद आ गया? यस सर। सर तो ऑस्ट्रिया 1938 जिस में कंट्री में पैदा हुआ, जर्मनी जिस कंट्री में ये बड़ा हुआ, जॉब किया और इतने बड़ी पोजीशन में पहुंचा, इसने उन दोनों कंट्रीज को मिला करके अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसने क्या किया फिर, जर्मन स्पीकिंग जो एरिया थे, ठीक है, जैसे चेकोस्लोवाकिया हो गया, सडेनलैंड हो गया, तो जितने भी जगह हो गई ना, इन सब पे उसने वापस से कब्जा कर लिया, ठीक है। और एक बड़ा कंट्री उसने, क्योंकि इनका तो अप्रोच ही ये था ना कि जितनी ज्यादा जगह हमारे पास होगी उतने ज्यादा हमारे पास होंगे, जितने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास होंगे उतने मैन पावर हमारे पास अच्छी होगी, जितनी ज्यादा मैन पावर अच्छी होगी हमारे पास, हम उतनी ही ज्यादा वॉर और लड़ाइयां जीत पाएंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद उसने क्या किया कि भाई, चूंकि उसको लग रहा था कि भाई वर्साइल्स की जो ट्रीटी थी वो बहुत खतरनाक थी, ठीक है, उसको बेसिकली इंग्लैंड का पीछे से सपोर्ट था, ठीक है। उसको लगता था कि इंग्लैंड को लगता था कि मैं अगर इसको सपोर्ट करके रखूंगा तो कभी ना कभी ये मेरे काम आएगा, पर हुआ क्या, उल्टा। यस सर। हाँ, उसने किसी को भी नहीं बख्शा, उसने सबको कब्जा कर लिया, फ्रांस को खत्म कर दिया। हाँ बच्चा, सर अगर थोड़ा स्मार्टली होता तो सर ये शायद पूरे वर्ल्ड पे भी कब्जा कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पावरफुल कैसे बना था? कैसे बेटा, इतना सब कुछ पढ़ा तो जाता, तू अभी भी ये सवाल पूछ रहा है सबसे पावरफुल कैसे बना था? ये कहानी जो चल रही है हिटलर की तो चल रही थी। यस सर। हाँ, हिटलर ने छोटा सा था, गरीब था, फिर उसने आगे जाकर के जॉब किया मिलिट्री में एज अ मैसेंजर। फिर जब वो हार गई तो उसने क्या किया, एक पार्टी ज्वाइन कर ली, उस पार्टी का वो लीडर बन गया, उस पार्टी का नाम चेंज करके उसने कुछ और कर दिया, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी कर दिया। उसके बाद उसका नाम और भी वो नाजी पार्टी हो गया शॉर्ट फॉर्म में। अपने आइडियाज जैसे कह रहा था सर कि वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, सर जब वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, जब सर फिर यूएसए जब वर्ल्ड वॉर में कूदा था तो फिर सर वो हार गई थी दूसरे वाली। इसने बहुत बड़ी गलती जो की थी ना, वो मेजर गलती इसकी बस यही थी कि इसने रशिया पे अटैक कर दिया था। यहाँ से गलती थी। इसको फ्रांस को पूरी तरह से कब्जे में लेकर के, इंग्लैंड को पूरी तरह से हरा करके, उसके बाद फिर कहीं और जाना चाहिए था। ये सफेद आराम से इसने क्या किया, एक ही टाइम पर दोनों तरफ चारों तरफ लड़ाई शुरू कर दी, बस वहीं से गड़बड़ हो गया। यस एक्चुअली इसको लगा कि इसने पता क्या सोचा, इसने किसी कंट्री को कब्जे में लेने की जगह इसने सोचा थोड़ा सा इंग्लैंड का ले लेता हूँ, थोड़ा सा फ्रांस का ले लेता हूँ, थोड़ा सा रशिया का ले लेता हूँ, तो मेरा एरिया दोनों तरफ समझ जाएगा मेरा एरिया। इसको ये नहीं था, इसने गलती क्या करी, इसको पहले वेस्टर्न साइड पे फ्रांस तो इसने खत्म कर दिया था। मैं बताता रहा था, एल्सेस और दो सिटीज थे बड़े फेमस, वहां पे प्रॉपर कब्जा करने थे। स्कूल्स में फ्रांस की जगह जर्मन पढ़ाई जानी शुरू हो गई थी, सोचो इतना कब्जा हो गया था। आर्मी वहां पे, फ्रांस की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, और तो वो जर्मन पढ़ाने लग गए थे। जी, जैसे जो लोकल लैंग्वेज होती है ना किसी भी कंट्री में, मान लीजिए हमारे हिंदी पढ़ाते हैं जैसे, तो वहां पर फ्रांस की जगह जर्मन पढ़ाने लगे थे।
ओके सर। सर मैं यही तो कह रहा हूँ सर, जो सर ज्यूज ने इसके साथ किया था, इसके पूर्वजों के साथ, वही इसने किया। इसलिए सर एक तरह से कहिए सर, जिस मॉन्स्टर से बदला कि ये ऐसा नहीं बनना मेरे को, वैसे ही बन गया लास्ट में हिटलर। सर यहाँ पर सर रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या है? कहाँ पर है मुझे बताओ एक बार। सर ये थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन। जस्ट सेकंड, लेट मी सी। Rearmament. यस सर, रियल। ये बेसिकली क्या है कि रीअरेंजमेंट होता है। अब री तो समझते हो, फिर से दोबारा करना किसी चीज का, ठीक है। दूसरा हो गया आर्म। आर्म समझते हो, आर्म सर ये जो उनकी बंदूकें थी उनको रीअरेंज करने लग गया था, क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने रीअरेंज स्टार्ट किया था। अब वही तो समझाओ, सुन तो लो पहले। री हो गया माने शुरू, दोबारा से शुरू करना, और आर्म हो गया जो आर्म्स एंड एमिनेशंस होते हैं, हमारे हथियार और गोला बारूद। यस सर, हथियार। यस सर। उसको नए तरह के हथियार डेवलप करना, नई तरह की चीजें प्रोवाइड करना आर्मी को, ठीक है। यस सर। ठीक है। दूसरा, जो कॉशियस पीपल होते थे, जो इसकी बात को मानते नहीं थे, इस पे शक करते थे, उनके लिए जर्मनी में कोई स्पेस नहीं था, ठीक है। ओके सर। तो मतलब काम के ही होने चाहिए, बाकी सारे जो होंगे वो मान लो। अब वही शैसे जिसको इसने अपने यहाँ इकोनॉमिक हेड बना करके, मेन इकोनॉमिस्ट बना करके रखा था, और उसने वहां पर वॉक्सवैगन की बात की थी। उसने कहा कि भैया ऐसा है, इतना इन्वेस्ट मत करो इसमें, आर्मी में। हम लोग अभी उतने, हमारे पास पावर नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम आर्मी में इतना पैसा खर्च कर दे। उसने कहा कुछ नहीं, भागो यहाँ से, निकलो। तो उसको जाना पड़ा वहां से, शैसे को भगा दिया उसने, ठीक है। ओके उसने हिटलर ने ये सोचा, अप्रोच ये किया कि मैं जितना ज्यादा युद्ध लड़ूंगा, उतने ज्यादा दूसरे कंट्रीज के एरिया पे कब्जा कर लूंगा। और अच्छा, शुरू में इसमें ये सक्सेसफुल भी होता गया भाई। इसने पोलैंड को अपने वो उसमें कर दिया, इसने अपना राइनलैंड अपने कब्जे में ले लिया, ऑस्ट्रिया जर्मनी को एक कर दिया, चेकोस्लोवाकिया से लेके सदरलैंड तक पूरा उसने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसको काफी ज्यादा सक्सेस मिलती गई। तो जिस इंसान को छोटी छोटी चीजों में सक्सेस मिलती जाती है, फिर वो बड़े पे जाता है, राइट। यस सर। तो उसके दिमाग में ये बात आई थी कि अब मैं कब्जा करता रहूंगा धीरे धीरे, और पूरे यूरोप पे कब्जा कर लूंगा, पूरा वर्ल्ड पे। सर यूरोप ही बात, ठीक है। यस सर। यस सर। यस, ठीक है। इसने फिर सितंबर 1939 में क्या किया, पोलैंड पे अटैक कर दिया, ठीक है। यहां से इसका फ्रांस और इंग्लैंड से युद्ध शुरू हो गया, जिसको बाद में वही वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। और सर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर, पहले तो सर ये ट्रीटी नहीं थी क्या कि दूसरे देश पे आप हमला नहीं कर सकते? क्योंकि सर अब तो ये ट्रीटी है ना कि आप दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकते। मतलब ये सर, जब तक सर कोई कारण ना मिले। ये सर इंडिया के पास भी तो ऐसी ट्रीटी। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ये ट्रीटी किसके यहाँ साइन हुई है, कहाँ हुई है साइन? ये यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा हेडक्वार्टर में। यस सर, वर्ल्ड गवर्नमेंट। जब यूनाइटेड नेशंस ही नहीं था तो ट्रीटी कैसी? सर वही तो पूछ रहा हूँ। तभी यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यस सर वही तो पूछ रहा हूँ सर। उससे पहले तो सर वरना अभी तक तो सर यूएस और ये सारे देशों ने हमला कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर ट्रीटी साइन हो चुकी थी। सर वर्ल्ड वॉर 1 में ये वाली ट्रीटी साइन हुई थी ना, जिसमें जर्मनी के बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिए थे। सेकंड में हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या इसको? यस सर। यस सर। इसमें हम आगे देखते हैं कि उन्होंने, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, 3 पार्टी मतलब 3 पार्टी, ठीक है। 3 पार्टी पैक्ट हुआ था जर्मन लैंग्वेज, उसमें फ्रेंच में, ठीक है। उसमें क्या था कि 3 अलग कंट्रीज, ठीक है, सॉरी जर्मन में, सॉरी हाँ, जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, जिसमें कि हिटलर का जो ये विजन था कि मैं एक सुपर पावर बन जाऊं, जर्मनी एक बहुत अच्छा कंट्री बन जाए, आगे चल के इंटरनेशनल पावर बन जाए।
तो वो उसने अपना, उसको लगा कि भाई मैं तो जब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरे को काफी पॉपुलैरिटी आ रही है मेरे पास, राइट? यस सर। अच्छा, जो जो रिजाइम पपेट रिजाइम्स थे, पपेट रिजाइम समझते, पपेट समझते ना, जो कठपुतली होता है। कठपुतली। तो पता चला कि वो उनका नाम तो हेड का कुछ और है, लेकिन असल में कौन चला रहा है? हिटलर चला रहा है उस कंट्री। ठीक है, कई सारे सब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पपेट होते हैं सब दूसरे उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या है कि 1940 तक आते आते हिटलर जो था वो अपने करियर के एकदम पीक पे था। पिनेकल होता है एकदम टॉप, पीक, ठीक है। यस सर। सर इनके सर सेनापति का नाम सर हिटलर था, सर हिटलर। सर यहाँ पर सर पपेट रेजाइम का मतलब समझ नहीं आया। क्या चीज बेटा? सर पपेट रेजाइम। हाँ, पपेट रिजाइम मैंने बताया ना बेटा कि अलग अलग कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते थे ये उसके इसके चुने हुए होते थे, इसके अंडर में होते थे वो सारे के सारे। जबकि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अंडर नहीं होना चाहिए ना। ओके सर। तो वो पपेट ही तो हुए, इसके हाथों की कठपुतली, जो ये चाहता था वो करते, ठीक है। ओके। अब इसका जो यहां से थोड़ा सा मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ, इसको हम पढ़ेंगे और इसको कौन बच्चा पढ़ेगा? रुको, लव्या। यस सर। पढ़ो बेटा लव्या। Okay, sir. Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. He wanted to ensure food supply and living space for Germans. He attacked the Soviet Union in June 1941. In this historical blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of the Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. It was unwillingly to once again face all the economical problems that the First World War had caused, but it could not stay out of the war for long. Japan was extending his power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks in the on US naval bases in the Pacific. When Japan extended his supports to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. The war ended in May 1945 with Hitler defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. From the brief account of what happened in the Second World War, we now return to the helmet and his father's story, a story अब of इसमें हमने Nazi. बेटा रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। सर मैं तो रुका हुआ हूँ। लाव्या सर रुका हुआ है। सर रुका हुआ है आपकी लगता है वॉइस डिले आ रही है बहुत। वेट, सर रुका ही तो है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा मुझे लग रहा है कि बहुत स्लो आ रही है क्या मेरी तरफ? ओके मुझे लग रहा है मेरे पास लेट में आ रही लगता है आपको वॉइस। सर आपके लेट आ रही है वॉइस। बहुत लेट आ रही है, बहुत लेट आ रही है मेरे पास। यस सर। यस। ओके चलो ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब बेसिकली इसका लॉन्ग टर्म एम सिर्फ यूरोप को कैप्चर करना ही नहीं था, बल्कि यूरोप के साथ साथ और भी कंट्रीज, जो भी जितना एरिया ये कर सकता था वो करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसमें सबसे पहले जो बड़े कंट्रीज यूरोप के हैं उन्हें कैसे कैप्चर करें। ठीक है, तो एक तरफ तो इसने फ्रांस और जर्मन इंग्लैंड को अच्छे से तबीयत से मजा चखा रखा था,
लेकिन दूसरी तरफ उसने उसने देखा था कि भाई उस तरफ रशिया है, सोवियत यूनियन है, तो मैं उसको कैसे हराऊंगा। अच्छा, इसके दिमाग में एक और चीज थी, ये सोच रहा था कि अमेरिका हो सकता है इस युद्ध में ना आए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले पहले तो उसका ऑलरेडी वहां पर क्रैश हो गया था, दिक्कत हो गई थी उसको। Years of depression. हाँ, Yes, दूसरा एक और प्रॉब्लम था कि सोवियत यूनियन यानी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों का आपस में उतना अच्छा बनता नहीं था। यस, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर भी हुई थी। जी बिल्कुल, शाबाश। तो उसको लगा कि इन दोनों का आपस में उतना बनता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं रशिया पे अगर अटैक कर दूंगा तो इसको तो कोई सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने फ्रांस को तो खत्म कर रखा है, इंग्लैंड के पास उतना पावर नहीं बचा है कि वो जाकर के रशिया की इतनी हेल्प करेगा, तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ये अंदाजा नहीं था कि मेरे पास उतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है अभी, मैं अभी भी 2 कंट्रीज के जो वॉरफेयर वहां पर मैं उस पर लड़ रहा हूं, 2 एंड मेरे अभी भी ओपन है, ठीक है, तो मैं तीसरा अगर मोर्चा वहां पर खोल दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसको ये अंदाजा नहीं था। एक तो ये गलती हो गई, इसने क्या किया कि रशिया पे अटैक कर दिया। वहां पर स्थिति मैंने आपको उस दिन भी बताया था, समझाया था कि वो जो एरिया था वो बहुत कोल्ड था, वहां पर अच्छी खासी स्नो रहती है और उनके पास कोई टेरिटरी, वो टेरेन बहुत टफ है, वो जो वो टेरेन है, और सर रशिया भी तो सब बहुत बड़ा है ना सर साइज में। ऊपर से तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्लानिंग से चले, उन्होंने कहा ठीक है इनको अंदर आने दो पहले, तो उनकी फूड सप्लाईज वगैरह उतनी बची नहीं, उनकी खत्म हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, खत्म बात। इस तरीके से भाई अपना कंट्री में जिसमें आप हो तो उसमें अगर कोई आएगा तो आप अपने घर में, होता है ना, बोलते हैं अपने घर में तो शेर होता है, कुत्ता भी, ऐसा बोलते हैं ना। यस सर। वो तो ऑलरेडी रशिया है, इतना तगड़ा कंट्री था। फूड रिसोर्सेज कैसे खत्म हो गई थी? बेटा खा खा के, और कैसे खत्म होती फूड रिसोर्सेज? सर उन्हें कहीं कहीं दिन लग गए थे अंदर तक जाने में। मैंने बताया ना बेटा, वो काफी टफ टेरेन है। जैसे अगर आपको 5 किलोमीटर चलना हो, ठीक है, आप ऐसे समझो, ठीक है, तो आप सीधे निकलते चले जाओ, सड़क पकड़ के चले जाओगे, 5 मिनट में पहुंच जाओगे, 10 मिनट में पहुंच जाओगे, 15 मिनट में पहुंच जाओगे, 1 घंटे में पहुंच जाओगे मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर वही आप में से कोई वैष्णो देवी गया है या कभी कोई कैंपिंग करने गया है, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने गया है कोई, तो वो वहां पर चढ़ जाते हैं क्या? वहां पर 1 किलोमीटर 2 घंटे में चढ़ते हैं अपन, क्योंकि वो चढ़ाई होती है, वो टेरेन थोड़ा, लेकिन उसमें अगर बर्फ अगर पड़ी हुई हो भारी भारी, हमारे नीज तक अगर बर्फ आ रही है तो हो जाएगा ना, और मुश्किल हो जाएगा। वहां पर हम 1 किलोमीटर चलेंगे 5 दिन में जाकर के, ठीक है, तो बहुत टफ है वहां पर। और जितनी ज्यादा ठंड होती है उतनी ज्यादा बॉडी को हीट चाहिए होती है, और हीट कैसे पैदा होती है? फूड इनटेक से। सर जो उस टाइम पर सर ये जर्मनी जब लड़ रहा था, इसने बम से नहीं मारा उन्हें, उनके पास उतने अच्छे नहीं थे ना बेटा, और बर्फ में बम फेंक के करोगे क्या सर? वो बर्फ है, कोई है ही नहीं वहां पे। वो क्या करते थे, एक चौकी थोड़ी सी छोटी बनी हुई थी, उस चौकी पे एक बंदा बैठा हुआ है रशिया का, या 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या किया, इधर से 100 बंदे या 1000 बंदे आ रहे हैं, वो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने 10 बंदों ने इनके 500 बंदे तो मार डाले, और बंदूकें इनकी खत्म हुई, गोलियां इनकी खत्म हो गई, ये इधर से बम फेंक रहे हैं, उधर 10 बंदे बैठे हैं बस। बड़ी मुश्किल से 6-7 दिन 10 दिन लड़के इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। क्या मिला? कुछ नहीं, 10 बंदे ही तो करे उनके, इधर से 40-50 बंदे मर गए, ऊपर से गोलियां खत्म हो गई इनकी, उनके तो अपने घर में थे, राइट? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। यस सर। इधर एक तो ये प्रॉब्लम, इसकी गलती ये हुई कि इसने क्या किया कि रशिया पे अटैक कर दिया। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि जापान भी ईस्टर्न सी पर अपना कब्जा चाहता था, तो उसने क्या किया, ईस्टर्न एरिया में क्या किया, इंडो चाइना से अपना ध्यान हटा के उधर जाना चाहता था, तो उसने क्या किया, यूएस के पर्ल हार्बर पर जो बेस था उसका, उसने अटैक कर दिया। यस सर, बम गिरा दिया था। तो यूएस ने क्या किया, हाँ गलती से गिराया था ना? गलती से तो बेटा पहली बार ऐसा कहते हैं कि गलती से करा था, पर मुझे नहीं लगता कि वो गलती से किया था। सर गलती से नहीं किया होगा, जानबूझ के किया होगा। मुझे नहीं लगता गलती से किया था, मैं तो, मेरा मानना तो ये कि ये किया होगा सर, लेकिन बॉम्ब गिराना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, लेकिन वो उसकी गलती थी, ये बात सच्चाई है, गलती से किया नहीं थी, गलती। उसके बाद
सर सबको पता ही शेर है को नहीं कहानी क्या छोड़ना हुई। चाहिए जब तक वो कुछ कहे सर ना, उस पर भी हमला नहीं करना। यस सर, यूएस से फिर यूएस मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गया। एंटर कर गया, और एंटर करने के साथ ही एंटर भी ऐसा किया उसने, छोटा मोटा नहीं, उसने कह दिया आए और हम उसने स्वागत एंटर करते ही बंद करवा दिया। और यस सर, स्वागत एटॉमिक नहीं बम करोगे गिरा दिया। हमारा, उसने करा, उसने अपने Yes, उठाया sir. और उड़ा दिया। हिरोशिमा और जब नागासाकी, मैंने उस दिन बताया था 2 बॉम्ब्स के नाम बताए थे मैंने, याद होगा? Yes, यस सर, फैट बॉय Sir, Fat Man or Little सर, Boy? फैट मैन Fat और Man or लिटिल Little बॉय। Boy? फैटमैन और लिटिल लिटिल बॉय और फैट मैन। Little Boy, यस सर, Fat लिटिल Man. बॉय और फैट Yes, मैन। sir. Little boy, fat man. शाबाश। हिरोशिमा का फैट मैन और लिटिल बॉय नागासाकी। लिटिल बॉय नागासाकी पे। यस सर। उल्टा जापान बता पे रहे हो बेटा, हिरोशिमा पर Okay, sir. हिरोशिमा Yes, पे और sir. नागा, और हिरोशिमा पर Sir, Hiroshima पे Little Boy, Nagasaki पे Fatter Man. फैटमैन। फैट मैन। फैटर मैन नहीं। सर, फैट मैन। सर फैटमैन। ठीक है। अब इससे हमें पता चल गया कि भैया एक थोड़ी सी हमारे दिमाग में कि भाई हेलमत की जो स्टोरी है, उसके फादर की स्टोरी है। याद आया हेलमत कौन है? सर वो अब स्टार्ट यस सर, यस सर, जो बच्चा था वो। 11 इयर्स का। मजाक कर रही था. 11 इयर्स का। शाबाश शाबाश शाबाश। दी नाजी वर्ल्ड वाइड, World वर्ड व्यू, सॉरी वर्ड व्यू, Yes, sir. नाजी वर्ल्ड व्यू। रुको मैं देखता हूँ बेटा कौन बच्चा। नारायण पढ़ेगा? नारायण यस सर। पढ़ो। The Nazi worldview. The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. In the view, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. They came to be regarded as an anti-race, the arch-enemies of the Aryans. All other colored people were placed in between depending upon their external features. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to changing climatic condition. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples. The Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones would perish. The Aryan race was the finest. It had to retain its purity, become stronger, and dominate the world. अब देखो, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था, याद है कि पूरी दुनिया को वो एक इस नजर से देखता था कि जो आर्यन रेस ब्लड है, ठीक है, वो बेस्ट ब्लड है और वही लोग सरवाइव करेंगे। जो कि हमने पढ़ा था उस समय पर हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। Yes, sir. तो उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस था और जो उसको उसने पूरा बदल दिया, और उसने कहा कि नेचर जो सेलेक्ट करती है उसे समय लगता है, तो एक काम करते हैं, हम ही सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो नेचर के काम में हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उसने ये दिखाया, ठीक है। और उसने कहा कि जो लोग ब्लॉन्ड हैं, जिनकी आईज ब्लू हैं, वो लोग कौन है? वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, और ये सबसे बेस्ट ब्रीड है ह्यूमन की, ठीक है। ओके सर, यस सर। मतलब अगर गलती से हम लोग वहां पे होते तो हम लोग नहीं होते। यस सर, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से किसी की भी नीली आंखें तो हैं। नो सर। No, ठीक है? sir, किसी की नहीं है। नो सर, नहीं है। और नीली आंखें नहीं होंगी, नीली आंखें किसी एक आध की निकल भी जाएंगी तो ब्लॉन्ड, उसके बाल ब्लॉन्ड नहीं मिलेंगे, गोल्डन कलर के नहीं मिलेंगे, ठीक है। सर वो है सर,
की पॉइंट है। हम्म, एक ही चीज पे थोड़ी है, 2-3 चीज पे बेस है ना। हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अगर एक चीज निकल भी आई गलती से तो बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। यस सर। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्शन हमारा कैसे जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्शन तो ब्राउन है। यस सर, यस सर। चलिए, अच्छा इसने और क्या किया? इसने कहा कि भैया जो जो स्पीशीज जो सरवाइव करती हैं वो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, उनको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएंगी। तो हमें इन्होंने क्या करा कि हम उन्हीं को चूज करेंगे सरवाइव करने के लिए जो कर सकती हैं सरवाइव, बाकी सबको कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है? वो रिसोर्सेज के लिए वेस्ट है, वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। भाई जो आदमी 10 दिन एक्स्ट्रा जिंदा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है अपाहिज है, हाथ पैर नहीं काम करते, ठीक है, वो सिर्फ बेड में पड़ा हुआ है, अगर वो 10 दिन जिएगा तो 10 दिन खाना तो खाएगा ना। यस सर। और खाना Yes, तो sir. नहीं खाएगा, तगड़ा आदमी खाएगा। ये सब वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट करते थे। हाँ ठीक है, उनका इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट यही था, सिंपल सा आर्ग्यूमेंट था कि भैया जो तगड़ा होता है वो जो रेस होती है उसको विन करेगा, सरवाइव करेगा, वही जीवन जी पाएगा, बाकी लोग को जरूरत नहीं है जीवन जीने की, सबको अपना मरना ही है, तो आज ही मर जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, Yes, और sir. आर्यन रेस जो है वो सबसे फाइनेस्ट है, तो ऐसा है, काम करो इसकी प्योरिटी को बना के रखो, बाकी लोगों को सबको हर महादेव निकाल दो, खत्म कर दो, आपका एकदम शुद्धिकरण करवा दो। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए आगे पढ़ेंगे, अभी बचा है समय नहीं सर ये वाला पूरा कर लेते हैं। ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, करो ये मनोज Yes, पढ़ो बेटा। Okay, sir. The aspect of Hitler's ideology. The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of तो पढ़ रहे हैं ये दूसरा बच्चा कौन पढ़ रहा है? जैद? सर नारायण। नारायण। नहीं नहीं नारायण बस, अब तुम बहुत पढ़ लियो, मनोज को पढ़ने दो। the other मनोज aspect जोर से of पढ़ना। Hitler's, okay sir, the other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This could enhance the area of the mother country while enabling the settlers on the new lands to retain an intimate link the place of their origin. It would also enhance the material resource and power of the German nation. Hitler intended to extend Germany's boundaries by moving eastward to concentrate all German geographical in one place. Poland became the laboratory of his experimentation. हिटलर की बेसिक आइडियोलॉजी पे अभी हमने ऑलरेडी बात करी है। उनकी आइडियोलॉजी का वही था, वो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था उनका लेबरनम का, कि भैया हम क्या करना चाहते हैं कि भैया हम जितना भी ज्यादा एरिया होगा हमारे पास, लिविंग स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतने ही ज्यादा नर्चर कर पाएंगे अच्छे से अपने यहाँ के लोगों को, नॉरिश कर पाएंगे अच्छे से यहाँ के अपने लोगों को, जिससे कि उनको हम युद्ध के लिए तैयार कर सकें। ठीक है, इट वुड ऑल्सो एनहांस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। ठीक है, यानी वो मटेरियल रिसोर्स जो भी होगा उसके पास, उसको एनहांस करेगा। भाई जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा उसके पास फील्ड्स होंगे, जितने ज्यादा फील्ड्स होंगे उतने ज्यादा वो खेती कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे कि कोई भी कंट्री प्रॉस्पर हो जाए, पैसा आ जाए, रिसोर्सेज आ जाए उसके पास। ठीक है, Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all German geographically in one place. मतलब बेसिकली उसका लॉजिक ये था कि वो ईस्ट वाइज बढ़ना क्यों चाहता था, क्योंकि वेस्ट वाइज तो बचा ही नहीं था ना कुछ। फ्रांस, इटली और ये लास्ट कंट्री था ना बिल्कुल, वो सारा उसने अपने कब्जे में लेने की बात करी थी। यस सर, सब अपने पास पोलैंड को वो चाहता था कि उस तरफ ज्यादा बढ़ूंगा। ठीक है, अपने तो उस तरफ वो अलग, हाँ, और एंड में वो ईस्ट के यूरोप से लेकर वेस्ट के यूरोप सारा उसके कब्जे में आ जाए। ठीक है, और उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चुना? उसने पोलैंड को चुना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि पोलैंड जो था वो ईस्ट तरफ था। ठीक है, और एक छोटा कंट्री था, उसके पास ज्यादा पावर भी नहीं था, तो उसने क्या किया? अटैक करना शुरू
होते हैं ना कमजोर बच्चे को सब मारते हैं, ऐसा वाला। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर यहाँ पर सर इनिशिएट लिंक का मतलब क्या है सर यहाँ पर? यहाँ पर बेटा लाइन बता। सर So second last para की second last line. हाँ, इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। देखो ये क्या है, दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री। इससे क्या होगा कि जो मदर कंट्री है वो एरिया बढ़ जाएगा उसका, while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin। मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है, आपको दिल्ली ने कब्जा लेकर के यूपी का थोड़ा सा पार्ट अपने आप ले लिया, ठीक है, गाजियाबाद अपने अंडर ले लिया दिल्ली ने, ठीक है, तो दिल्ली की जो ओरिजिनल कल्चर है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो भी ओरिजिनल फूड है, वहां के लोग जाएंगे, जब वहां पर बसेंगे तो एक कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा ना दोनों के बीच में। ओके सर। इंटीमेट लिंक हो गया वो Yes, कनेक्टिंग लिंक। वो लोग जो यहाँ की भाषा बोलते हैं लेकिन रहते वहां है, तो फिर वो ये कह सकते हैं देखो ये लोग तो यहाँ भी रहते, तो ये तो हमारा ही है, इसके आगे वाला हमारा कब्जे का रहता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जब Yes, क्लास है sir. तो फिर उसमें Yes, मिलेंगे, ठीक है sir. बच्चों। Thank you, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Bye, sir. Good evening, sir. Bye, Good night, bye. Thank sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good evening, everyone.